ये कहानी एक ऐसी एम्बुलेंस की है जो सड़कों से लोगों को उठाकर एक हिडन प्रयोगशाला में ले जाती है और ये एम्बुलेंस दिखने में बहुत ही अजीब और डरावनी लगती है। कहानी की शुरुआत में हमें जोश नाम का एक युवा लड़का दिखाया जाता है जो एक कार्टून किताब बनाने वाला कलाकार है। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ दोपहर का खाना खाने जाता है। रास्ते में दोनों स्पाइडरमैन की कहानियों पर बात कर रहे होते हैं। तभी जोश की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो सड़क से गुजर रही होती है। यह लड़की उसे पहले भी दिख चुकी थी, इसलिए वह उसका पीछा करता है ताकि उसे बात कर सके। जोश हिम्मत करके लड़की से बात करता है और अपना नाम बताता है। इसके बाद यह इसको कॉफी पर चलने के लिए कहता है, लेकिन यह लड़की एक अनजान लड़के का इनविटेशन मानने से मना कर देती है। फिर भी जोश इससे बात करने की हर एक कोशिश करता है और धीरे धीरे वह लड़की को अपनी तरफ झुका लेता है। तभी इस लड़की को अचानक डायबिटीज की वजह से चक्कर आने लगता है और वह सड़क पर गिर जाती है। जोश तुरंत उसकी मदद करता है और कहता है कि वह उसके साथ रहेगा। उसी समय पास खड़ा एक अनजान आदमी ये सब देखता है। वह अपनी लिमोजिन कार से एम्बुलेंस को कॉल करता है। फिर कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और उस लड़की को अपने साथ ले जाती है। जाते जाते यह लड़की अपना नाम चेरिल बताती है। जोश भी उसके साथ एम्बुलेंस में जाना चाहता है, लेकिन यह डॉक्टर इसको अंदर नहीं जाने देते। ये कहते हैं कि बाद में अस्पताल आकर चेरिल से मिल लेना। फिर कुछ घंटों बाद जब जोश अपने ऑफिस में होता है तो वह अपने बॉस स्टेनली से जल्दी जाने की इजाजत मांगता है। वह बताता है कि उसे अस्पताल में अपनी नई दोस्त से मिलना है, जिसे सुन स्टेनली उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। फिर जोश एक फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल जाता है। वह वहां मौजूद अटेंडेंट से चेरिल के बारे में पूछता है, लेकिन इस नाम या पहचान की कोई लड़की वहां नहीं होती। फिर वह एक नर्स से बात करता है जो उसे पास के दूसरे अस्पताल में जाकर देखने की सलाह देती है। जोश उस सलाह को मानता है और वहां चला जाता है, लेकिन वहां भी कोई चेरिल को नहीं जानता। अब हालत और भी उलझन भरी हो जाती है क्योंकि जोश को चेरिल का पूरा नाम भी नहीं पता होता है। उधर चेरिल को किसी ने पकड़ लिया है और उसे एक गुप्त लैब में ले जाया गया है। वहां एक रहस्यमय डॉक्टर उस पर और दूसरे मरीजों पर खतरनाक प्रयोग कर रहा है। चेरिल मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह एक स्ट्रेचर पर बंधी होती है और डॉक्टर उसका मुंह ढक देता है ताकि बाकी मरीज परेशान न हो। इस बीच जोश पुलिस स्टेशन जाता है और वहां फ्रैंक नाम के एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है। फ्रैंक एक गुस्सैल ऑफिसर है और उसे कार्टून किताब बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी जोश उसे चेरिल की एक तस्वीर और उस एम्बुलेंस का चित्र देता है जो चेरिल को लेकर गई थी, लेकिन जोश को चेरिल का पूरा नाम नहीं पता, इसलिए ना इसकी बातों से और ना ही चित्रों से पुलिस को ज्यादा मदद मिलती है। फिर जोश पुलिस स्टेशन से निकलने ही वाला होता है, तभी एक पुलिस ऑफिसर सैंड्रा उसके पास आती है। वह जोश से कहती है कि अगर और सबूत मिलते हैं तो वह उसकी मदद करेगी। फिर जोश खुद ही लापता चेरिल के बारे में सबूत इकट्ठा करने का फैसला करता है। अगले दिन वह शहर के सभी अस्पतालों में फोन करता है, लेकिन किसी को भी चेरिल के बारे में कुछ पता नहीं होता। अब जोश बहुत परेशान हो जाता है और उसका ये तनाव उसके काम पर भी असर डालता है। जब वह मार्वल ऑफिस जाता है तो स्टैनली उसे डांटते हैं क्योंकि जोश ने डॉक्टर स्ट्रॉन्ग नाम के नए सुपर हीरो की कहानी समय पर नहीं दी, जिस पर जोश अपने बॉस से माफी मांगता है और जल्दी काम पूरा करने का वादा करता है। बॉस उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो वह मार्वल में एक बड़ा मौका खो सकता है। जोश फिर से अपना काम शुरू करता है, लेकिन ब्रेक टाइम में वह न्यूयॉर्क की सड़कों पर चेरिल की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाता है। उसे उम्मीद है कि किसी से चेरिल के बारे में कुछ पता चलेगा। बहुत ढूंढने के बाद जोश चेरिल की रूममेट को ढूंढ लेता है। यह लड़की भी डायबिटीज से पीड़ित होती है। जब वह चेरिल के गायब होने की बात सुनती है तो तुरंत उसे फोन करती है, लेकिन दुर्भाग्य से जोश की सारी कहानी सच साबित होती है। इसके बाद चेरिल की रूममेट जोश से कहती है कि वह रात में उसके साथ अस्तबल चले, जहां चेरिल अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए काम करती थी। फिर लड़की खुद अंदर जाती है यह देखने के लिए कि क्या चेरिल वहां है या नहीं, लेकिन अंदर जाते ही उसे कोई पकड़ लेता है और वह मदद के लिए चिल्लाती है, जिसे सुन जोश उसकी मदद करने के लिए भाग कर आता है। लेकिन तभी वही एम्बुलेंस जिसने पहले चेरिल को उठाया था वह गेट से अंदर आ जाती है, लेकिन सौभाग्य से जोश समय पर रास्ते से हट जाता है, वरना वह कुचल जाता। लेकिन एम्बुलेंस उस लड़की को भी उठा लेती है और उसे डॉक्टर की गुप्त लैब में ले जाती है। इसके बाद जोश अपने घर लौटता है और रात में फ्रैंक को कॉल करता है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। फिर अगली सुबह जोश बहुत थका हुआ उठता है और थोड़ा दूध पीता है, लेकिन दूध पीते ही उसे बहुत तेज चक्कर और कमजोरी महसूस होती है। वह अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और पड़ोसियों से मदद मांगता है, लेकिन उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि पड़ोसी डर जाते हैं और एम्बुलेंस बुला लेते हैं। जोश डर जाता है कि कहीं वही एम्बुलेंस ना आ जाए जो चेरिल और उसकी दोस्त को ले गई थी, इसलिए वह जाने से मना कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं और जोश को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। जब जोश अस्पताल में होश में आता है तो उसे बहुत घबराहट होती है और वह भागने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक वहां आ जाता है और स्थिति को संभाल लेता है। वह जोश को शांत करता है और सब कुछ समझाता है। फ्रैंक कहता है कि वह जोश को अस्पताल के सुपरवाइजर के पास छोड़ेगा क्योंकि उसे अभी उससे और सवाल पूछने हैं। साथ ही जोश की चेरिल और बाकी लड़कियों की गायब होने की कहानी अब उसे सच लगने लगी है। अब जोश के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो उसे मजबूरी में अस्पताल के बिस्तर पर रहना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात उसके रूममेट इलियास से होती है, जो एक बूढ़ा आदमी है और कई
कई सालों से इसी अस्पताल में है। पहले वह एक पत्रकार हुआ करता था। इलियास ने जोश और पुलिस की पूरी बात सुन ली होती है और उसे लगता है कि शायद जोश ही इन लड़कियों के गायब होने के पीछे है। जोश उसे समझाने की कोशिश करता है कि चेरल को एम्बुलेंस ले गई थी और उसी तरह उसकी दोस्त को अस्तबल से उठाया गया, लेकिन इलियास उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी उनकी बातचीत को अस्पताल का सुपरवाइजर रोक देता है। वह जोश को शांत करने के लिए उसे नींद की दवा दे देता है। फिर कुछ घंटों बाद एक एम्बुलेंस अस्पताल में आती है। उसके साथ एक पुलिस वाला भी होता है। वह पूछता है कि जोश कहाँ है, उसे मरीजों के दूसरे अस्पताल में भेजा जाएगा। लेकिन तभी अस्पताल का सुपरवाइजर उससे ट्रांसफर के कागज मांगता है, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि वह कागज लेने जा रहा है और साथ में आई महिला रसोई से कॉफी लेने चली जाती है। लेकिन पुलिस वाला उसका ध्यान भटकते ही अपने डंडे से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद दो और आदमी जो डॉक्टरों के कपड़े पहने होते हैं वहां आते हैं और जोश को उठाने उसके कमरे में जाते हैं। जोश अभी भी बेहोश होता है क्योंकि उसे नींद की दवा दी गई थी, इसलिए नकली डॉक्टर उसे आसानी से स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। लेकिन तभी इलियास ये सब देख लेता है। वह जल्दी से उनके पास जाता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। पुलिस वाला, जो अब नकली साबित हो चुका है, जल्दी से जाकर डॉक्टरों से मिलता है और इलियास को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इलियास बिना डरे रहता है। वह फायर अलार्म चालू कर देता है और उन तीनों के पीछे अकेले ही निकल पड़ता है। अलार्म की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है और सभी मरीज अपने कमरे छोड़कर बाहर आ जाते हैं। इस अराजकता का फायदा उठाकर नकली पुलिस वाला और डॉक्टर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान इलियास जोश को वापस उसके कमरे में ले आता है। फिर कुछ देर बाद एक असली नर्स आती है और पूछती है कि क्या तुमने कुछ अजीब देखा, लेकिन इलियास झूठ बोलता है और कहता है कि हमने तो कुछ नहीं देखा। फिर नर्स बताती है कि अस्पताल का सुपरवाइजर गायब है। सबसे अजीब बात यह है कि वह अपना इंसुलिन इंजेक्शन काउंटर पर छोड़ गए थे। ये सुनकर जोश को अचानक एक बात समझ में आती है कि चेरल, उसकी रूममेट और अब सुपरवाइजर, तीनों को एक ही एम्बुलेंस ने उठाया था और ये तीनों डायबिटीज के मरीज थे। इलियास अब जोश की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह केस उसके करियर की सबसे बड़ी स्टोरी बन सकती है। फिर दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और अस्पताल से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक गार्ड से हो जाती है। इलियास जल्दी से नाटक करता है कि उसकी पत्नी की मौत हो गई है और वह बहुत दुखी है, जबकि जोश उसका बेटा बनकर साथ चलता है। उनका यह ड्रामा काम कर जाता है और वे गार्ड से बचकर अस्पताल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वे एक टैक्सी लेते हैं और न्यूयॉर्क पोस्ट के ऑफिस जाते हैं ताकि वहां से गायब हुए डायबिटीज मरीजों के केस की जानकारी मिल सके। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पास में खड़ी एक एम्बुलेंस दिखती है और इलियास जोश से कहता है कि चलो उस गाड़ी की जांच करते हैं। जब वे गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है। इलियास अपने पुराने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा होता है। तभी जोश पास के एक पब्लिक फोन से फ्रैंक को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। उधर इलियास अपना कैमरा ठीक कर लेता है और फिर अकेले ही एम्बुलेंस की फोटो खींचने चला जाता है। जब वह वापस जाने की तैयारी करता है तो एक अजीब सी हरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है जो एम्बुलेंस के अंदर से आ रही होती है। तभी एम्बुलेंस के अंदर से दो डॉक्टर और उनका एक साथी बाहर आते हैं जो पहले नकली पुलिस वाला था। वे इलियास से कैमरा छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इलियास कैमरा उन्हें देने के बजाय उसे नदी में फेंक देता है और वह बहादुरी दिखाते हुए उनमें से एक आदमी के चेहरे पर मुक्का मारता है। लेकिन तीनों गुंडे उसे बेहोश कर देते हैं और उसे एम्बुलेंस में डाल देते हैं। फिर कुछ मिनट बाद जब जोश फ्रैंक से फोन पर बात खत्म करता है और इलियास को ढूंढने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को अगवा कर लिया गया है। हालांकि इलियास जाते जाते एक फोटो वाली फिल्म वहीं छोड़ गया था ताकि जोश उसे पुलिस को दे सके और तस्वीरें बनवा सके। इस बीच फ्रैंक जोश द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंच रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में वह देखता है कि एक एम्बुलेंस बहुत तेज जा रही है तो वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फ्रैंक सायरन बजाकर एम्बुलेंस को सड़क किनारे रुकने के लिए मजबूर करता है। फिर वह डॉक्टरों को पीछे का दरवाजा खोलने और मरीज को दिखाने को कहता है। अंदर मरीज पूरे सफेद चादर से ढका हुआ होता है। तभी फ्रैंक कंबल हटाता है तो अंदर से एक और डॉक्टर दिखता है जो अचानक जागता है और पुलिस वाले के सीने में चाकू मार देता है, जिसके बाद फ्रैंक घायल हो जाता है और तीनों एम्बुलेंस में भाग जाते हैं। लेकिन फ्रैंक उठकर अपनी पिस्तौल निकालता है और एम्बुलेंस पर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन तभी एम्बुलेंस तेजी से पीछे मुड़ती है और फ्रैंक की तरफ दौड़ती है। फ्रैंक गोलियां चलाता रहता है। तभी गाड़ी उसे कुचल देती है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर उसका शरीर उठाकर स्ट्रेचर पर रखते हैं और उसे लेकर फिर से प्रयोगशाला की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच जोश मार्वल स्टूडियो लौटता है और थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर सैंड्रा उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि फ्रैंक गायब है। जोश को शक होता है कि फ्रैंक को भी उसी एम्बुलेंस ने उठा लिया होगा जैसे उसने इलियास के साथ किया था। इसके बाद पुलिस स्टेशन में फोन करके उस एम्बुलेंस की जानकारी मांगी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि यह एम्बुलेंस शहर के कबाड़ खाने में हो सकती है। अगली सुबह जोश वहां जाता है और वहां खड़ी गाड़ियों की एक लिस्ट मिलती है। इस लिस्ट की मदद से उसे एम्बुलेंस का नंबर और मालिक का पता मिल जाता है। फिर वो एक पब्लिक टेलीफोन से सैंड्रा को सब कुछ बताने के लिए फोन करता है। सैंड्रा कहती है कि वह इस जानकारी की जांच करेगी कि यह सही है या नहीं। फिर जोश फोन बूथ से बाहर निकलता है, लेकिन
अचानक कुछ युवा गुंडों के गिरोह से घिर जाता है। जोश खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे ज्यादा होते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। वो घायल होकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर जब कुछ घंटों बाद जोश उठता है, लेकिन अब भी बहुत घायल होता है, तभी वही खतरनाक एम्बुलेंस आ जाती है उसे उठाने के लिए। लेकिन जोश उनका विरोध करता है। फिर भी वो इतना ज्यादा घायल होता है कि कुछ नहीं कर पाता। फिर डॉक्टर उसे स्ट्रेचर पर बांध देते हैं, जिसे जोश डर जाता है कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उसी वक्त वही गुंडों का गिरोह जो पहले आया था वापस लौटता है, ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है। तभी जोश इस मौके का फायदा उठाता है और गुंडों को उकसाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये एम्बुलेंस तुम्हारे इलाके में घुस आई है और इसके अंदर कीमती दवाइयां हो सकती हैं। गुंडे उसकी बातों में आ जाते हैं और डॉक्टरों से बहस करने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। दुर्भाग्य से डॉक्टर उनसे ज्यादा ताकतवर होते हैं और गुंडों को बुरी तरह पीट देते हैं। जोश की योजना नाकाम हो जाती है और डॉक्टर उसे एम्बुलेंस में डाल देते हैं। फिर एम्बुलेंस तेजी से सड़क पर दौड़ जाती है। सफर के दौरान जोश के पास रखा एक सूटकेस हिलते हुए उसके पास गिर जाता है। हालांकि जोश बंधा होता है, फिर भी वो अपने पैरों से सूटकेस पकड़ लेता है और अपने मुंह से उसे खोलने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वह खुद को आजाद कर सके, लेकिन अंदर से उसे सिर्फ एक जैकेट मिलती है जिस पर वेंट नाम लिखा होता है। अब जोश के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के दरवाजे से जोर जोर से मारता है ताकि दरवाजा खुल जाए और वह बाहर निकल सके। काफी कोशिशों के बाद वह दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही एम्बुलेंस एक पहाड़ी पर चढ़ती है, जोश स्ट्रेचर के साथ बाहर गिर जाता है। वह अभी भी स्ट्रेचर में फंसा होता है और स्ट्रेचर तेजी से पहाड़ी से नीचे सड़क पर लुढ़कने लगता है। रास्ते में दो कारें चौराहे से गुजर रही होती हैं, लेकिन जोश उनके बीच से सही सलामत निकल जाता है और कोई दुर्घटना नहीं होती। आखिर में स्ट्रेचर कुछ कचरे के डिब्बों से टकराता है और उलट जाता है, लेकिन इस जोरदार झटके से जोश के बंधन ढीले हो जाते हैं और वह किसी तरह खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी डॉक्टरों ने देखा कि जोश यहाँ से भाग गया है और वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जोश भागता हुआ एक कारखाने की तरफ जाता है और वहाँ एक कर्मचारी से मदद मांगता है, लेकिन वो आदमी जोश को मुजरिम समझता है और कहता है यहाँ से चले जाओ। तभी थोड़ी देर बाद दोनों डॉक्टर भी फैक्ट्री में आ जाते हैं, जिन्हें देख कर्मचारी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे मार डालते हैं। इसके बाद वो फिर से जोश का पीछा करते हैं, जो अब फैक्ट्री की सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और बड़े बड़े लोहे के पाइपों के बीच छिपने की कोशिश करता है। तभी एक डॉक्टर उसका पीछा करता है और उसे पाइपों के बीच छुपा हुआ पाता है, लेकिन जगह कम होने की वजह से जोश उसे लात और घूं से मारकर खुद का बचाव करने में सफल हो जाता है, जिसे देख डॉक्टर चौंक जाते हैं और जोश यहाँ से भागकर सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है और बाहर निकलने की कोशिश में लोहे की रेलिंग से टकरा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से गिरते हुए सड़क के दूसरी तरफ पहुंच जाता है और दो आती हुई कारों से टकराने से बस बाल बाल बचता है। इस डरावने पल के बाद जोश भागता हुआ एक पार्क की ओर चला जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो एक नए अपराध की जगह पर पहुंच गया है, जहां पुलिस एक लड़की की हत्या की जांच कर रही होती है। जोश डर के मारे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां मौजूद दो पुलिसकर्मी मोसी और रयान सोचते हैं कि शायद जोश इस घटना का गवाह हो सकता है, इसलिए वे उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां जोश उन्हें बताता है कि वह दो डॉक्टरों से बचकर भाग रहा था, जिन्होंने एम्बुलेंस में लोगों को जबरदस्ती पकड़ना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यह पुलिसकर्मी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे सिर्फ उस पार्क वाली हत्या के बारे में जानना चाहते हैं। तभी सैंड्रा पुलिस स्टेशन आती है ताकि जोश से बात कर सके, लेकिन जासूस उसे पूछताछ में दखल देने से रोकते हैं। फिर भी सैंड्रा बताती है कि उसे हाल ही में पता चला है कि पिछले कुछ हफ्तों में 11 डायबिटीज के मरीज अचानक गायब हुए हैं और यह मामला उसी एम्बुलेंस से जुड़ा हो सकता है। यह सुनकर जासूस उसे थोड़े समय के लिए जोश से बात करने की इजाजत दे देते हैं। जोश सैंड्रा को उस जैकेट के बारे में बताता है जो उसे एम्बुलेंस में मिली थी, जिस पर वेंट नाम लिखा हुआ था। फिर सैंड्रा वादा करती है कि वह इस जानकारी की ओर जांच करेगी, जबकि जोश पुलिस स्टेशन में ही रुकता है। इस बीच लैब में डॉक्टर ने इलियास को स्ट्रेचर पर बांध रखा होता है। इलियास डॉक्टर पर सवाल उठाता है कि वह यह सब क्यों कर रहा है, जिस पर डॉक्टर उसे जवाब देता है कि वह आधुनिक इलाज की सीमाओं से परेशान है, इसलिए वह चुपके से डायबिटीज के मरीजों पर अपने प्रयोग करता है ताकि अपने प्रयोगों के नतीजों से फायदा उठा सके। तभी इलियास कहता है कि उसे डायबिटीज नहीं है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वह उसे अपने वैज्ञानिक काम को दुनिया के सामने लाने के लिए जमानत की तरह इस्तेमाल करेगा, यानी इलियास को दिखाकर लोगों को बताएगा कि उसका काम कितना बड़ा है। तभी इलियास उसका विरोध करता है, लेकिन डॉक्टर उसे जोर से मारता है और एक इंजेक्शन देता है, जिससे इलियास दर्द से तड़पने लगता है। इस बीच सैंड्रा पुलिस स्टेशन में फाइलें पढ़ रही होती हैं और जांच करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके हाथ से गलती से कागजों पर कॉफी गिर जाती है, लेकिन जब वह उसे साफ करने की कोशिश करती है तो उसे वेंट नाम के शब्द का एक नया मतलब समझ में आता है। वह समझती है कि वेंट किसी आदमी का नाम नहीं, बल्कि विंटेज नाम के एक नाइट क्लब का छोटा रूप है। फिर सैंड्रा उस क्लब में जाती है और जैसे ही वह वहां खाना खा रही होती है, उसे उसी खतरनाक एम्बुलेंस की झलक मिलती है जो पहले कई लोगों को उठाकर
कर ले गई थी। तभी सैंड्रा तुरंत पुलिस स्टेशन फोन करती है और मदद मांगती है, लेकिन फोन उठाने वाला मोसी होता है जो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और फोन काट देता है। लेकिन जोश, जो अभी भी पुलिस स्टेशन में है, सैंड्रा से बात करना चाहता है, लेकिन दोनों पुलिसकर्मी बार बार उस पर जोर देते हैं कि वह पार्क में हुई हत्या के बारे में बयान दे। तभी जोश एक चाल चलता है। वह कहता है कि पार्क में जिस लड़की की हत्या हुई थी उसे मारने वाले वही डॉक्टर है जिनकी जांच सैंड्रा कर रही है। वह यह भी कहता है कि उन्हें उस नाइट क्लब में जाना चाहिए जहां सैंड्रा भी है। फिर पुलिसकर्मी आखिरकार मान जाते हैं और तय करते हैं कि वे जोश को भी साथ ले जाएंगे। उन्हें जल्दी करनी होती है क्योंकि सैंड्रा अब भीड़ के बीच खतरे में है। भीड़ में से दो लड़के सैंड्रा का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं और खुद को बचाने के लिए सैंड्रा एक लड़के के साथ डांस करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन वो लड़का बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने लगता है जिससे सैंड्रा को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी नाक पर सिर मारती है जिससे वह लड़का यहीं गिर पड़ता है। इसके बाद वह स्टेज पर जाती है और सबको बताती है कि वह एक पुलिस अफसर है। वह नाइट क्लब में मौजूद सभी लोगों से कहती है कि इस एम्बुलेंस वाले अपराधियों को पकड़ने में उसकी मदद करें। लोगों को लगता है कि वह सिर्फ मजाक कर रही है, लेकिन सच्चाई साबित करने के लिए सैंड्रा हवा में कई गोलियां चलाती है। तभी कुछ ही मिनटों में पुलिसकर्मी और जोश वहां पहुंचते हैं। जोश जल्दी से सैंड्रा को ढूंढने के लिए नाइट क्लब के अंदर भागता है। वह सैंड्रा को देखता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी डॉक्टर एम्बुलेंस चलाकर जोश की ओर तेजी से आता है। जोश किसी तरह टक्कर से बच जाता है, लेकिन एम्बुलेंस उसे फिर से कुचलने के लिए वापस आती है और जोश को जल्दी से दूसरी दिशा में भागना पड़ता है। डॉक्टर एम्बुलेंस को पूरे नाइट क्लब में घुमाने लगता है जिससे वह हर चीज को तोड़ता और लोगों को कुचलता चला जाता है। तभी आखिरकार वह पुलिस वालों से घिर जाता है, लेकिन वह अपनी चालाकी दिखाते हुए एम्बुलेंस को एक दीवार से कूदाकर बाहर की सड़क की ओर ले जाता है। इसके बाद सैंड्रा, जोश और दोनों पुलिसकर्मी नाइट क्लब की दूसरी मंजिल पर जाते हैं जहां वे सबूत ढूंढते हैं। उन्हें वहां डॉक्टर की एक छुपी हुई प्रयोगशाला मिलती है, लेकिन तभी कुछ डॉक्टर गण लेकर वहां आ जाते हैं जिन्हें देख सैंड्रा और बाकी पुलिसकर्मी उन्हें मार गिराते हैं। फिर वे अस्पताल के जैसे कई बिस्तर देखते हैं जिन पर डॉक्टर के प्रयोगों के शिकार लोग लेटे होते हैं। बिस्तरों की तलाशी के दौरान जोश को आखिरकार चेरिल मिलती है और वह उसे सुरक्षित देखकर बहुत खुश होता है। तभी चेरिल बताती है कि डॉक्टर ने उसे एक रासायनिक इंजेक्शन दिया था, लेकिन उसके शरीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। तभी जोश वादा करता है कि अब डॉक्टर उसका अच्छे से इलाज करेंगे। फिर चेरिल उसे धन्यवाद देती है, लेकिन फिर वह जोश से कहती है कि वह उसके पति को कॉल करके बता दे कि वह अब ठीक है, जिसे सुन जोश हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि चेरिल की पहले से सगाई हो चुकी थी। फिर भी वह वादा करता है कि वह उसके पति को खबर दे देगा। जोश थोड़ा निराश होकर प्रयोगशाला के दूसरे हिस्से में चला जाता है। तभी सैंड्रा उसे दिलासा देती है कि वह जोश को पसंद करती है और वह कहती है, मैं खुद चेरिल के पति को कॉल कर दूंगी। लेकिन तभी एक खंभे के पास खड़ा डॉक्टर, जो पुलिस की वर्दी में है, अचानक सामने आ जाता है। वह सैंड्रा पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे चाकू से मारने की धमकी देता है, लेकिन सैंड्रा एक तेज वार करती है और डॉक्टर को चौंका देती है। तभी डॉक्टर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त इलियास वहां आ जाता है। वह डॉक्टर पर झपटता है और उसे गिरा देता है। जोश ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त इलियास बिल्कुल ठीक है। इलियास कहता है कि वह इस कहानी पर एक रिपोर्ट लिखेगा। फिर थोड़ी देर बाद जोश और सैंड्रा पुलिस वालों को जांच के लिए छोड़ देते हैं और वह आराम करने चले जाते हैं। रास्ते में जोश ये जाहिर करता है कि इस पूरे साहसिक सफर में वह सैंड्रा की ओर आकर्षित हो गया है। वे दोनों इस पल का मजा लेने के लिए अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी जोश को याद आता है कि उसने अपनी चाबियां खो दी हैं जो कबाड़ खाने में हमले के वक्त गिर गई थी। इसी बीच स्थिति और खराब हो जाती है क्योंकि वह खतरनाक एम्बुलेंस फिर से वहां आ जाती है और फुटपाथ पर जोश और सैंड्रा को टक्कर मार देती है। सैंड्रा बेहोश हो जाती है, लेकिन जोश उठकर भागने की कोशिश करता है और एक अंधेरी गली की ओर दौड़ पड़ता है। फिर भी एम्बुलेंस उसका पीछा करती है और जोश एक कूड़ेदान से कूदकर भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर एम्बुलेंस से उसे टक्कर मार देता है जिससे जोश कार के ऊपर गिर जाता है और डॉक्टर एम्बुलेंस की रफ्तार बढ़ाता है और विंडशील्ड से हाथ निकालकर जोश पर हमला करने की कोशिश करता है। जोश किसी तरह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है और सड़क पर दौड़ना जारी रखता है जब तक कि उसे सामने एक बड़ी फेंस नहीं दिखती। फिर वह फेंस पर चढ़कर दूसरी ओर कूद जाता है जहां एक बड़ा गड्ढा होता है। तभी डॉक्टर फिर से एम्बुलेंस लेकर सामने आ जाता है और माइक्रोफोन से जोश को धमकाता है कि उसने जो किया है उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी जोश ये मौका देखकर अपनी अगली चाल सोचता है, लेकिन डॉक्टर को यह नहीं पता कि फेंस के दूसरी तरफ क्या है, इसलिए वह उसे चिढ़ाता है और चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो उसे कुचल कर दिखाए। डॉक्टर जोश की बातों में आ जाता है और एम्बुलेंस को तेजी से फेंस की ओर चलाता है। जैसे ही एम्बुलेंस फेंस पार करती है, वह एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है और जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। आखिरकार खतरा टल जाता है। इसके बाद जोश को एक असली एम्बुलेंस में लाया जाता है जहां उसकी मुलाकात सैंड्रा से होती है, जो घायल तो है लेकिन सुरक्षित स्ट्रेचर पर आराम कर रही है। फिर दोनों प्यार भरा एक किस कर। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।